उन्होंने किन किन अच्छी बातों को एक दूसरे से साझा किया, शेयर किया, और इस पत्र के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं पत्र में। जब मैं 10 वर्ष का था, यहाँ से स्टार्ट करना था। वेट, पहले 6 महीने नमक छोड़े, ये तो हो गया था। हाँ, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। एग्जैक्टली बहुत पीछे नहीं है। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है कि सेवा लेगा। मतलब पहले तो उन्होंने बताया कि मैं वहां से दूर क्यों आया। रिद्धि, आई थिंक आवाज है मेरी। हाँ, बीच में कुछ सेकंड के लिए हो रही थी। हाँ, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से मैं आश्रम छोड़कर वर्धा आश्रम में वाई आया, वाई में रहा, क्यों रहा, आया था 3 महीने के लिए, साल तक क्या कारण था उसका, और वहां रहकर मैंने क्या क्या किया डिटेल में यहाँ पे बताया। प्लीज कैमरा बंद कर दो, किसी ने कैमरा ऑन किया है, प्लीज करो। ठीक है, तो 10 पॉइंट यहाँ पे उन्होंने बताए। ग्रह आश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा, यह कहना अत्यंत आवश्यक है कि मैं क्या क्या किया। शॉर्टकट में यहाँ पे समरी बताया। अस्वाद व्रत, ना मसाले का खाना, ना नमक का खाना, ठीक है। और मैंने कुछ जमा भी नहीं किया। जमा करने के नाम पे लकड़ी की थाली, टोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और कुछ किताबें। परिग्रह, परिग्रह मीन्स जमा करके रखा है। और बंडी, कोट, बंडी मतलब अंडरगारमेंट्स, कोट मतलब हैं टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है कि ये सब तो मैं ही करूंगा। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूं, मतलब आधी धोती पहन को ओढ़ लेते हैं। करघे पर बुना कपड़ा, करघा मतलब होता है चरखा, ठीक है, मीनिंग भी देख सकते हैं आप। अस्वाद मतलब फीका भोजन, करघा मतलब चरखा बुनने का एक यंत्र जिसे आप ठीक है ना, जो गांधी जी जिसपे, तो करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। स्वदेशी परदेशी का ही नहीं कि ये इंडियन क्या है और विदेशी क्या है। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अर्थ न किया हो तो ही से आपने मद्रास यूनिवर्सिटी में जाकर जो व्याख्यान दिया था, स्पीच दिया था, बिल्कुल कट टू कट, वैसे मैं अपनी लाइफ भी बहुत कट टू कट जीता हूँ। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्रतों का पालन, उसका अनुपालन करना, उसे फॉलो करना, ठीक है। परिपालन का अर्थ होता है आरुष, रिद्धि, कुछ मिनट के बाद कुछ सेकंड के लिए वॉइस ब्रेक होगी, शायद नेटवर्क का इशू है, बट कंटिन्यू नहीं हो रहा है कि आप खाली वेट करो कि वॉइस ब्रेक हो रही है, फटाफट मैसेज करो, जस्ट थोड़ा सा करो,
कुछ सेकंड के लिए होती है। और बार बार मुझे रिपीट करके ये मत बताओ कि वॉइस ब्रेक हो रही है। कॉन्सेंट्रेट करो टॉपिक पे। ओके, हाँ। तो सत्य मतलब सच, अहिंसा, अहिंसा पता है ना, नॉन वायलेंस, अहिंसा। और चर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि सुख सुविधा की चीजों से थोड़ा दूर रहना। इन व्रतों, ये तीनों चीजों को जीवन में उतारना ही क्या है, एक व्रत है। व्रत मतलब फास्ट रखना नहीं होता है, व्रत का मतलब होता है संकल्प, वादा करना कि मैं जीवन में सच बोलूंगा, मैं जीवन में किसी पर अत्याचार नहीं करूं, मैं जीवन में सुख सुविधा की चीजों का उपयोग नहीं करूंगा। ये तीनों चीज, इन व्रतों का परिपालन करना, इन व्रतों को जीवन में अपनाना, उतारना। अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठीक किया है, ऐसा पत्र में गांधी को लिखा। और उन्होंने आगे भी लिखा कि ऐसा मेरा विषय है, मुझे भरोसा है कि शायद मैंने ये तीनों को अपनी जिंदगी में उतारने का पूरा पूरा प्रयास किया है। हो रहा था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा आशा है, उन्होंने बताया। और आगे कहा, अधिक क्या कहूं हैं, मतलब जब भी मैं सोचता हूं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या, यही कि क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा, मुझसे कुछ कराना चाहते हैं, जीवन में कुछ महान, कुछ बड़ा कराना। को पूर्ण श्रद्धा से पूरे साथ इतना कह सकता हूं कि आश्रम के नियमों के अनुसार को छोड़कर, एक काम को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूं। मैंने एक चीज को फॉलो नहीं किया है, वो है दूध, सॉरी भाकरी। बाकी तो मैंने सब कुछ अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। यानी मैं आश्रम का ही हूं, आश्रम के नियमों का पालन भी कर, आश्रम ही मेरा साध्य है। साध्य का मतलब होता है पार्थ, लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो, बिकॉज वो खाली आपकी प्रॉब्लम है, सबको नहीं हो रही है। जिसको भी वॉइस ब्रेक होती है, पहले लेफ्ट होके ज्वाइन हो, देन उसके बाद मुझे कंप्लेन। और बार बार एक ही रिपीट मत करो मैसेज, हाँ प्लीज। उन्होंने कहा कि एक को छोड़कर, अभी वो एक क्या छोड़कर, कहते जिस एक बात की कमी का उल्लेख किया है, मैंने लिखा है पत्र में, वह है अपना भोजन में क्या, भाकरी, पता है ना, महाराष्ट्र का एक प्रिय भोजन है भाकरी। और वो भी स्वयं बनाना, मैं खुद ही बनाता हूँ, खुद खाता हूँ। मैंने इसका भी प्रयत्न किया भी छोड़ दूं, नहीं खाऊं। प्रवास में, प्रवास मतलब यात्रा में संभव न हो सका, ये पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं यात्रा करने के दौरान भाकरी। सत्याग्रह का कोई, शायद रेल संबंधी का तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। बोले सत्याग्रह ना हो कहीं भी, या सत्य आग्रह रास्ते पे चलने का निवेदन करना। अगर ऐसा कुछ आंदोलन करना हो तो आप बता दीजिए, मैं आता हूं। कोई करना हो तो भी बता दीजिएगा। इधर आप फेर फार हुए, फेर फार मत
बदलाव था कि आश्रम से मैं बदलाव है तथा कि विद्यार्थी तथा विद्यार्थी है पढ़ने शिक्षा की योजना के अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहे। मेरा जो भोजन है मैंने क्या और ये करने की मेरी पल है वो एक क्या है कि स्टूडेंट्स अभी हैं आश्रम में पढ़ने वाले और मैंने जो अपने भोजन के बारे में लिखा है उसमें मुझे और क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। अरे प्लीज बार बार मैसेज मत करो प्लीज। रीजॉइन। हाँ लिखा आप स्वयं मुझे पत्र लिखें और ये सारी बातें बताएं। ऐसा का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का है। क्या लिखा उन्होंने कि पितृतुल्य समान। प्लीज नोट डाउन मीनिंग पितृतुल्य। सिमोल सिर्फ आपको है बाकी और किसी को नहीं है। आपका नेटवर्क वीक होएगा। ठीक है तो उन्होंने कहा कि आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके ग्रह है। मैं आपको अपने पिता के समझता हूँ इसलिए मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप और मेरा मार्गदर्शन करें मुझे गाइड करें। मैं 2-4 दिन में ही प्रणाम। ये तो पहला पत्र होगा। मैंने महात्मा गांधी को लिखा है। अब आगे और महात्मा गांधी जी ने उसी पत्र का जवाब देते एक पत्र लिखा। अभी मैंने पढ़ा और आप सुना उस पत्र को गांधी जी पढ़ा देखा गोरख मच्छर को हराया। अब एक कहानी है सत्य घटना है। नाथ संप्रदाय के दो शिष्य थे। ओके 1 सेकेंड। हाँ हाँ अभी बराबर है। थैंक यू। तो एक कहानी है अंदर की। तो गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर नाम पड़ा है जिले का वो गोरक्षनाथ के नाम से पड़ा हुआ है। शिष्य थे और चंदर कहे गए हैं गुरु थे। और ये दोनों गुरु और शिष्य की एक कहानी है कि अपने शरीर छोड़कर एक करते हैं और अपने शिष्य से कह जाते हैं
कि मैं 3 महीने लौटा। ओके, अगर मैं नहीं लौटा तो मुझे वापस जाने। तीन सजा के पास जाते हैं, राज को बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है नहीं, और बाद में गुरु गुरु की आत्मा को वापस लेकर आते हैं। गुरु को शिव के सामने हारना पड़ता है। स्टोरी है, गोरख ने चंद्र को हरा, गोरख ने मंदर को हराया, मतलब शिष्य ने गुरु को हराया। अब गोरख गुरु को, तो शिष्य ने गुरु को हराया। बात उन्होंने, उनके कहने का अर्थ था कि मुझे महात्मा गांधी को उनके शिष्य उन बातों को मानना पड़ा मुझे, मजबूर होगा। और उन्होंने कहा भीम मेरा जो शिष्य है, जिस अपने तरह मानता हूँ, विनोबा भीम बहुत पावरफुल टैलेंटेड है। यह उद्गार, उद्गार मतलब विचार किसके थे? से निकले कब? जब उन्होंने विनोबा पत्र को और आगे लिखा, सुबह इस प्रकार उत्तर दिया। सुबह उनको इस प्रकार पत्र लिखकर उत्तर दिया। क्या लिखा पत्र में? विशेष काम मैं लाऊं। गांधी जी ने लिखा कि हे विनोबा, मैं तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम लाऊं? मतलब जो भी काम कहता हूं तुम उसे विशेष समझकर ही कर लेते हो, या मुझे नहीं सोचता कि मैं तुम्हारे लिए अलग से कौन सा विशेष काम लेके आऊं। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा जो अपनापन है, मेरे से जो लगाव है, और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। मोह में, प्रेम के जाल में डुबो देता है कि भाई ऐसा बच्चा जिसको मिले, ऐसा पुत्र जिसको मिले, वो पिता भी अपने आप को किस्मत वाला समझेगा। और आगे उन्होंने लिखा कि तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूं। हे विनोबा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने में सक्षम नहीं हूं। असमर्थ मतलब अनकेपेबल हूं, असफल हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो। तुमने जो अपनी परीक्षा की है, तुमने खुद से जो अपनी परीक्षा की है, अस्वाद भोजन करके, नमक न यूज करके, इतना जो तुमने त्याग किया है, ठीक है, तो आपने खुद ही अपनी परीक्षा की है। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुमने स्वयं ही अपनी परीक्षा की है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूं। मैं तुम्हारा गुरु बनने के योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारा पिता, जो तुमने पितृ तुल्य कहा, तो मैं वो पद ग्रहण करता हूं कि मैं तुम्हारा पिता बन सकता हूं। मेरे लोभ को, मतलब मेरी आवश्यकता को, यहां पर लोभ का मतलब लालच से नहीं है, मेरी आवश्यकता, मेरी हर जरूरत को तो तुमने विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। एक मिनट ना, कुछ तो मिसिंग है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया उसमें वृद्धि करे। अच्छा, दो बात कहते हैं कि मैं जो चाहता था कि एक पिता क्या चाहता है कि जो उसका पुत्र हो वो उससे ज्यादा टैलेंटेड हो, उससे ज्यादा चरित्रवान हो। ठीक है, तो वो लालच भी तुमने पूरी कर दी, मेरी वो जरूरत भी पूरी कर दी। और सच्चा पुत्र वही है जो पिता के ने जो कुछ किया है जीवन में, जो कुछ मतलब जो कुछ अच्छा काम किया है उसमें वृद्धि करे, पिता से अच्छा काम करे। पिता सत्यवादी,
दृढ़, मैं स्वयं एक विशेषता धारण करे, पे चलने वाला हो, ठीक, इसके चलने वाला हो, इरादों वाला हो, क्या मैं वो दूसरों के दुख, तकलीफ, समस्या, जरूरत को देखकर दूसरों की मदद करता हो, तो ये तीन अच्छाइयां अगर पिता में हो तो स्वयं में ये गुण विशेषता से धारण करे। अगर पिता के अंदर ये तीन अच्छाइयां हैं, पुत्र अपने आप ये तीनों अच्छाइयों को ले, धारण कर ले। यह तुमने किया है, मैंने देखा है कि तुमने किया है, और ऐसा तभी है, तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है। होता कि ये सब अच्छाइयां तुमने जो अपने जीवन में उतारी हैं, वो मेरे मार्गदर्शन से किया है, ऐसा नहीं लगता है, ये तुमने खुद से किया है विनोबा, किया है, ऐसा महात्मा गांधी ने पत्र में लिखा। इस कारण मुझे जो पिता का पद दिया है, उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के, तुमने मुझे पिता का पद दिया, उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट समझकर स्वीकार करता हूं। उस पद के बनने का प्रयत्न करूंगा, कश्यप साबित हूं। हिरण्यकश्यप का मतलब, हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, पता है ना, राक्षस राजा था, और उनके पुत्र का नाम था प्रहलाद, है ना, हिरण्यकश्यप के। तो उन्होंने कहा कि जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूं, मतलब कि हिरण्यकश्यप की तरह अगर मैं अत्याचार करने लगूं या गलत रास्ते पे चले जाऊं, तो तुम प्रहलाद भक्त के समान, एक अच्छे पुत्र के समान मेरा सादर मतलब विनम्रता पूर्वक निरादर करना, अर्थात अपमान करना। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि अगर मैं एक पिता की तरह गलत रास्ते पे जाऊं, भटक जाऊं, तो क्या करना तुम, विनम्रता के साथ प्यार से, हाँ, मेरी इंसल्ट कर देना कि पिताजी आप गलत कर रहे हो, अब आपको सही रास्ते पे आना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यप जब मैं साबित हूं, तब तुम क्या करना, तुम विनम्रता पूर्वक मुझे सही रास्ते पे लाने का प्रयत्न करना। अब आगे, तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया है। मतलब ये बात सही है कि तुम आश्रम से बाहर भी रहे, और बाहर रहते हुए भी तुमने आश्रम के नियमों का बहुत बेहतरीन तरीके से पालन किया, उसे फॉलो किया। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में, कि तुम फिर से आश्रम में लौट कर आओगे या नहीं आओगे, ये जो डाउट है ना तुम्हारा, विनोबा जी के बारे में कहा कि उसके बारे में मुझे कोई शंका नहीं थी। मैं जानता था कि तुम्हें एक दिन लौट कर आना ही है, क्योंकि तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो और आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हो, इसका मुझे पूरा विश्वास है। किसने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा। किससे कहा, विनोबा जी से कहा। किसके माध्यम से कहा, पत्र के माध्यम से कहा। और आगे कहा कि तुम्हारे संदेश, तुम्हारे बारे में सारी जानकारी, तुम्हारे बारे में सारी खबर मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। मतलब आपने मामा फड़के को जो पत्र लिखा था, पत्र में जो भी आपने लिखा था, वो सारी जानकारी मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाई थी। आगे उन्होंने कहा, ईश्वर तुम दीर्घायु करें, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, और तुम्हारा हिंद की उन्नति के लिए हो। अर्थात जैसे लिखा था जी ने अपने पत्र में, कि मैं कभी कभी सोचता हूँ
क्या ईश्वर मुझसे कुछ काम लेता है? उन्होंने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा कि आप लंबी उम्र जियो और तुम्हारा उपयोग हिंदुस्तान की, यही मेरी काम है, यही मेरी इच्छा है। तुम्हारे इसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ एक सेकंड, हाँ, अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता कि खा रहे हो वैसे ही रहो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मत करना, दूध जैसे पी रहे हो पीते रहो, उसे मत छोड़ना। नहीं नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ, दूध ज्यादा पियो। दूध जो है वह संपूर्ण आहार है, उसमें सभी कुछ मिल जाता है। और मैं लिखा कि रेल विषयक सत्याग्रह, रेल के विषय में सत्याग्रह मतलब कोई आंदोलन की आवश्यकता अभी नहीं है, पर प्रचारकों की आवश्यकता है। जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी रेल विषयक सत्याग्रह का प्रचार प्रसार करने, उसके बारे में ज्ञापन करने। और यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्य, मैं रमता राम हूं, गांधी जी ने लिखा, अभी तो राम हूं, अंडरलाइन करो, रमता राम मतलब मैं खुद ही यात्रा कर रहा हूं, कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, पाऊंगा। दो एक दिन में दिल्ली तो मैं यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं दो एक दिन में दिल्ली जाऊंगा। विशेष तो जब आप, तब खास बातें तो जब कराओगे, मुलाकात होगी। उन्होंने लिखा कि खास जब वापस लौट कर आओगे, मुलाकात होगी, तब विशेष बात होगी। सब उत्सुक है, बाकी आश्रम के जितने भी तुम सब तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। बापू के आशीर्वाद, तुम्हारे लिए ढेर सारा आशीर्वाद। बापू के, सॉरी, लिखने के बाद बापू के उद्गार, पत्र लिखने के बाद उन्होंने क्या कहा था, वहां पर बैठे हुए लोगों से क्या कहा? बहुत बड़ा मनुष्य है, मतलब बहुत ग्रेट पर्सन। कौन? आचार्य विनोबा जी। मुझे अनुभव होता रहा है, मुझे एहसास होता रहा है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ महात्मा खास तौर पर कही कि महाराष्ट्र के जितने भी अ, स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी फॉलो करने थे, उनके जो अनुयायी थे, चाहे हो और चाहे मद्रास के, उनके साथ मेरा अच्छा संबंध था। और महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं, चाहे विनोबा भावे हो और चाहे आचार्य काका साहब कालेलकर हो। उस विनोबा ने तो हद कर दी, मतलब मैंने जितनी उम्मीद नहीं की उससे भी महत्वपूर्ण और अच्छे और महान कार्य किए। बैठे हुए लोगों से ये बात की थी, में यहाँ पर लिखा गया, महात्मा गांधी जी की नजर में आचार्य विनोबा भावे कितने महान थे। गांधी जी ने उनके सामने पत्र में उन्होंने लिखा, तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन मैं पिता चाहता हूँ पिता से ज्यादा टैलेंटेड हो, इसीलिए उन्होंने किया। टेक्स्ट बुक के पीछे का क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन फटाफट देखो, नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ।
ये लेसन में कहीं कुछ डाउट आया? एनी डाउट स्टूडेंट्स? इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। पोएम नंबर 6, निसर्ग वैभव। ये पूरक पठ है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है पूरक पठन। अब जितना प्रश्न पूछूं उतना बताने के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? यस। क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है कुछ भी? अदिति? हाँ, सीनरी दिख रहा है, पानी का झरना। ओके ऐश्वर्या। और क्या दिख रहा है? पेड़ पौधे, झरना, नीचे देखो तालाब भी दिख रहा है। हाँ, तो इन शॉर्ट हमको एक प्रकृति का एक सुंदर रूप दिखाई दे रहा है, राइट? ट्रीज। ओके आर्या, तो मैंने यहाँ पे लिया है, वो है निसर्ग वैभव। मतलब प्रकृति, वैभव मतलब संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, मतलब प्रकृति का खजाना। निसर्ग वैभव मतलब प्रकृति का खजाना। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्र जी कौसानी, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसके पास में ही है, कौसानी के ही है। और इनका जन्म हुआ है, उसे प्रकृति का स्वर्ग कहा जाता है, हिमालय। और इसीलिए सुमित्रा नंदन प्रकृति के कुमार कवि कहे जाते हैं, ठीक है। तो प्रकृति की सुंदरता का वर्णन शायद इनसे बेहतर और किसी कवि ने न किया हो, क्योंकि प्रकृति के स्वर्ग में ही इनका जन्म हुआ है। तो इन्होंने प्रकृति की लगभग कविताएं लिखी हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो आइए देखते हैं निसर्गों में कवि ने हमें क्या सीख दी है। देखते हैं। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगेश्वर, टपक रही गिर शिखरों से झर, लोट रही में लिपटी धूप छाह में निःस्वर, स्पर्श से पुलकित तृणदल, अति सीमाहीन श्लक संगीत स्रोत सी, अहरह वन भूमरमर, फूलों की जो आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। और भी है आगे। लीली छायाएं कृष्ण रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भांति ढांचल रंग सी संभित, स्वर्ण भालगिरि सर्व प्रकृति उषा अभिनंदन, साँझ यही सोती में कर संध्या वंदन, अपलक तारा शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल सद्यः से राशि सम्मोहन भरती में, कितना विस्मय कर वैवत जीवन में।
खग चखते फल, कुत गिलहरियां कोमल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिषकत आंगन में। और भी थोड़ा, स्वाभाविक ही मुझे या ईश्वर क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, इतन जग में क्या कारण रहता, रह जो का संग। और ये अंतिम है, मनुष्य प्रकृति का करश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो, जीवन लगता शुद्ध अहंता ही में से मानव। पूरी कविता पढ़ने से एक चीज आपको समझना होगा कि इस प्रकृति के नए नए सुंदर और किया है, बहुत इसका कि आपको नए नए शब्दों का ज्ञान हो। ये शुरू करते हैं पहले पार्ट से। फर्स्ट स्टैंजा दिया है, कितनी सुंदर प्राकृतिक जगत में ईश्वर। ये गोवा का है सीन, कितनी सुंदर, कहा, प्राकृतिक जगत में। किससे कह रहे हैं कवि? ईश्वर। मतलब पहली दो लाइन में कवि क्या कहते हैं? ईश्वर प्राकृतिक जगत में, इस प्रकृति संसार अर्थात वन किसके लिए शब्द यूज किया गया? एक सेकंड, 1 सेकेंड। हाँ, मैं आपको बता वन में इतनी सुंदरता बिखरी हुई है, ऐसी सुंदरता दुनिया की खूबसूरती वन में ही दिखाई देती। लोग इससे कभी कर रहा है, वन में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है कि भी हमने जो खूबसूरत से देखना और महसूस। वेट वेट, ये क्या? से एक का अर्थ है एक एक बूंद गिरी। आप देख रहे हैं झरना झरना कर रहे हैं वाटरफॉल, तो एक एक बूंद पानी कैसे नीचे तरफ झर रहा है, गिर रहा है। उसी चीज को कवि से टपक रही है, गिर शिखरों से। कहां से? किस शिखर मतलब पीक, चोटी से, ऊंचाई से
पर्वत की ऊंचाई से एक एक बूंद किस तरह से झर रही है, कितना नीचे कहते लौट रही घाटी में। घाटी मतलब वैली, पहाड़ी, ऊंचा नीचा रास्ता। लौट रही मतलब रेंज है, पानी घाटियों से ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए लौट हुए आगे बढ़ रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो लौट ही घाटी में लिपटी धूप छां निस्वर। निस्वर मतलब बिना किसी आवाज के। कवि ने पहले पार्ट में बताया, पहले कहा हे ईश्वर, दुनिया में अर्थात इस जंगल में इतनी सुंदरता, बिखरता। कवि कहते हैं मैं देख रहा हूं कि पहाड़ की ऊंचाई, एक बूंद पानी कैसे झरने के माध्यम से झर नीचे गिर रहा है और नीचे रास्तों से रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात, और तीसरी बात, पहले तो कह दिया कि प्रकृति की सुंदरता कितनी खूबसूरत है जंगल में। दूसरा कहते हैं से झरना झर कर कैसे आगे बढ़ रहा है। तीसरा कहते हैं कि लिपटी निस्वर, आसमान में एक तरफ बादल है एक तरफ धूप है कि धूप और छांव एक दूसरे के साथ मिल रहे, लिपट रही अर्थात जुड़ रहे, लेकिन कैसे? चुपचाप, बिल्कुल शांति के साथ धूप और छांव। प्रकृति की सुंदरता जंगल में आप देख सकते हैं। ठीक है, याद इसका भाव जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पंत जी प्रकृति के सुकुमार, मैंने अभी आपको बताया, वे जानते थे, जानते थे क्या जानते कि प्रकृति, जो प्रकृति है वो सौंदर्य भी, इसीलिए उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, एक सेकेंड, ले लिया, स्क्रीनशॉट लिया इसका। अतः कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, प्राकृतिक जगत में सुंदरता बिखरी हुई है, पहाड़ों की चोटी घाटी की ओर लौट रही है और ईश्वर उसके छांव में स्वयं को चुपचाप मानो मिलन हो रहा, एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़। क्लियर? आगे क्या कहते हैं? अनिल स्पर्श तृण दल। अनिल स्पर्श, अगर यहाँ पे अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। ठीक है, स्पर्श से, हवा के छूने से, प्लीज मीनिंग लिखते जाओ। अनिल, स्पर्श मतलब छूने से, लिखित मतलब प्रसन्न होना, खुश। कौन खुश हो रहा है? तृण दल, तृण मतलब घास, दल मतलब समूह, घास का समूह। और बहती सीमाहीन, बहवा, कैसे? सीमाहीन मतलब बहते हुए वो अनंत की तरफ चली जा रही है।
जिसकी अंत नहीं है। और कहते हैं श्लक्ष मधु स्रोत सी, संगीत स्रोत मतलब संगीत की धारा, सी मधुर संगीत की धार सी हर दिन प्रतिदिन हर वन, वन मतलब जंगल, भू मतलब धरती, धरती पर मरमर, मरमर का अर्थ होता है पेड़ की पत्तियों के टकराने की आवाज, लिख लो मीनिंग। वन भूमि, जंगली प्रदेश, और मरमर का मतलब होता है पत्तियों की आवाज। नोट कर लीजिए फटाफट। कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं देख रहा हूं ईश्वर कि इस प्रकृति में कितनी खूबसूरती है कि जब हवा चलती है ना, और हवा जो जमीन पे घास उनके पत्तों को जब छूती हुई स्पर्श करती हुई आगे बढ़ती है, अनंत की तरफ बढ़ती चली जाती है, तो उन पत्तों के टकराने से जंगल में एक मधुर संगीत, एक मीठी आवाज, एक बहुत ही सुंदर साउंड होता है जो मन को मोहने वाला होता है। बहुत ही मधुर, बहुत मीठी आवाज पैदा होती है। कहां से? जब हवा घास के पत्तों के टकराने से एक मीठी आवाज पैदा होती है, बढ़ती चली जाती है। कहाँ? जंगल में। क्लियर हुआ? इसका भावार्थ समझा या फिर से एक्सप्लेन करूं? बोलो फटाफट, फिर से एक्सप्लेन करूं? ये लीजिए, सर्वत्र बह रही है, उसके स्पर्श से हरी घास यानी रोमांचित हो गई है। वायु के बहने से प्रतिदिन वन भूमि में से होने वाली मरमर की ध्वनि मधुर संगीत जैसे ही प्रतीत होती है, सुनाई पड़ती है। डन? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे, फूलों की ज्वाला आंखें करती शीतल। फूलों की ज्वालाएं, अब देखो फूल है, ज्वाला का मतलब होता है फ्लेम, आग की लपटें, मतलब कवि कहते हैं आग की लपटों के, एक सेकंड, हाँ, की लपटों के रंग के जो फूल हैं, लाल लाल फूल, और दूर लाल लाल फूल, ऐसा लगता है कि जैसे कि पेड़ों में आग लगी हुई है। अब पेड़ों में आग लगी रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चारों तरफ आग की लपट खिले हुए हैं तो वो आंखों को बहुत अच्छे लगेंगे। इसीलिए कि फूलों की ज्वालाएं, ज्वाला के रंग के फूल फलता अर्थात आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं, मन को सुकून पहुंचाते हैं। और ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फायर, आग की लपटों के रंग के फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। समझा? आगे की दो लाइन और कहते हैं, जो फूल दूर दिखाई दे रहे हैं आग की लपटों के रंग के, वो कैसे हैं? उनमें क्या क्रियाएं हैं? मुकुल अधर पीते। मुकुल का कलियां, मुकुल कली, बड, फूलों की कली। अधर मतलब होते हैं होठ, लिप।
मधु मतलब मिठास, पीते हैं। मतलब पहली लाइन में कवि कहते हैं कि फूलों की कलियों के होठों पर बैठकर मधु मतलब मिठास को पीते हैं। कौन? देख रहे हैं ना स्क्रीन पे? कौन? मधुमक्खी। गुंजन भर मधुकर दल, उन फूलों पर गूंजते हुए, मंडराते हुए, मधुकर मतलब हनी बी, मधुमक्खी या भौरा का दल मतलब समूह, मधुमक्खियों का समूह जो उन फूलों पर मंडरा रहा है, वो उन कलियों के होठों पर बैठकर उनके मिठास को पी रहे हैं, अर्थात उनसे मध का, शहद का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? अब यहां से एक बड़ा स्टैंजा है, ठीक है, तो यहां से मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, तो प्लीज इसको टिक मार्क करके रखो। ठीक है, इसके आगे से ऐश्वर्या प्लीज मुझे रिमाइंड करना नेक्स्ट लेक्चर में कि तितली उड़ती, यहां से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे डन करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, डन सर, राहुल सर, बाय, टेक केयर, थैंक यू ईशान, बाय बाय।